23 नवंबर 1948, अब से 75 साल पहले बहुत लंबी चर्चा हुई। इनफैक्ट 21 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और 22 नवंबर को भी हुई, फिर 23 नवंबर को उस पर एक राय यह हुई कि अब भारत में कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। भारत में कई सारे पर्सनल लॉ चल रहे थे, जैसे 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा था, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा था, 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा था। एडॉप्शन में भी अंग्रेजों ने कई सारे कानून बनाए थे, गार्जियनशिप में भी बनाए थे, सक्सेशन में बनाया था, इनहेरिटेंस में बनाया था। तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई अब चूंकि भारत स्वतंत्र हो चुका है और 26 जनवरी 1950 से ये संप्रभ भी हो जाएगा। याद रखिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंस और सोवरेंटी में अंतर। उनका यह कहना था चूंकि हम अब सोवरेन कंट्री बनने जा रहे हैं, संप्रभु भारत बनने जा रहे हैं, इसलिए अब कोई गुलामी का कानून नहीं चलेगा, कोई गुलामी का पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, बल्कि भारत में एक कानून होगा, वो हमारा होगा, भारतीय परंपराओं के अनुसार होगा, भारतीय रीतियों के अनुसार होगा। महिलाओं के प्रति दुनिया में 3 भाव हैं। एक भाव भारत का है, एक भाव पश्चिम का है, एक भाव खाड़ी देशों का है। खाड़ी देशों के अनुसार महिला पुरुष समान नहीं होते। इनफैक्ट 1-2 किताबों में तो लिखा है कि महिलाओं के पास पुरुषों की आधी बुद्धि होती है। आधी होती क्या? जरा बेटियों से पूछे भाई, आधी होती है क्या या बराबर होती है? अरे ज्यादा होती है। मेरा छोटा बेटा अभी क्लैट का एग्जाम दिया है, उसकी 89th पोजीशन आई ऑल इंडिया में, उसमें टॉप 20 में सारी लड़कियां हैं। आप आईएएस का रिजल्ट देख लो, जेई का रिजल्ट देख लो, इंजीनियरिंग का देख लो, कोई सा रिजल्ट देख लो, आपको टॉप 20 में 50% से ज्यादा लड़कियां मिल रही हैं। तो महिलाओं की बुद्धि कम कैसे हो गई? लेकिन खाड़ी देश वाले मानते हैं, उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है। यह भाव हो गया। दूसरा भाव पश्चिम देशों वाला है, यूरोप अमेरिका वाला है। उनका यह कहना है कि महिला पुरुष समान होते हैं। लेकिन हमारा यह मानना नहीं है। हमारे यहां कहा गया है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी। पिता के लिए कोई श्लोक है क्या कि पिता की गोंद स्वर्ग के समान होती है कोई श्लोक? नहीं है। माता स्वर्ग के समान है, माता की गोद स्वर्ग जैसी होती है। पिता के लिए कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, कुछ भी कानून बनाना है तो भारत की संस्कृति के अनुसार बनाना पड़ेगा। जैसे कर्म का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, ब्रह्म का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, योग का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है, ऐसे गृहिणी का कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। बताओ इसका अंग्रेजी में कोई शब्द है क्या? तो हमारी संस्कृति में महिला को ऊपर रखा गया, बेटी को ऊपर रखा गया। तो दुनिया में 3 कॉन्सेप्ट हो गए। भारतीय संस्कृति जिसमें बेटी को ऊपर रखा गया, अमेरिकन कल्चर जहां लड़के लड़की को इक्वल माना गया, वेस्टर्न और खाड़ी देशों का कल्चर जहां लड़की मंद बुद्धि है, वो आधी बुद्धि होती है उसकी। तो इसलिए संविधान निर्माताओं का कहना था कि भारत की संस्कृति के अनुसार एक समान नागरिक संहिता बनेगी। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या? लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन होना चाहिए। अगर कोड होने पे डिवोर्स हो तो सबका हो, बाजपन के आधार पर डिवोर्स हो तो सबका हो, नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स हो तो सबका हो। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है वो कॉमन होने चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, किस तरीके से डिवोर्स होना है, वो कॉमन होना चाहिए। गुजारा भत्ता का क्या फार्मूला होगा, वो हिंदू जैन बौद्ध सबके लिए होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। वैसे भी भारत में आप देखो, कायदे से 80% हिंदू है, 20% कन्वर्टेड हिंदू है, क्योंकि विदेश वाला कोई बचा नहीं। यहां जितने हैं सब हिंदू है। कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले, कोई 500 साल पहले कन्वर्ट हुआ। अगर आप सोचते कोई विदेश वाला है तो कोई नहीं बचा। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का कोई एक भी खानदान बचा नहीं भारत में। बस थोड़े बहुत हैं, जैसे वो बुखारा वाले बुखारी हैं, हाँ बुखारा से आए थे, वो मदीना वाले मदनी है। ऐसे 10-20 परिवार छोड़ दीजिए, बाकी सब हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो जब यहां भारत हिंदुस्तान में सारे ही हिंदू हैं, 80% हिंदू, 20% कन्वर्टेड हिंदू, तो सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए और वो भारतीय परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। एक पीआईएल मैंने फाइल किया, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। उसके बाद जब मैंने उस पीआईएल में बताया कि शादी की उम्र यहां 9 साल चल रही है, तो इनफैक्ट पीआईएल चीफ जस्टिस के यहां लगती है,
पीआईएल हमेशा डिवीजन बेंच में लगती, कम से कम 2 जज होते हैं। जज साहब खुद भी चौंक गए सर, बोले 9 साल, हम तो 18 और 21 ही जानते थे। हमने कहा नहीं सर 9 साल भी चल रही है, वो 1937 के शरीयत एक्ट के कारण चल रही है। उसके बाद कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया, फिर सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाई, जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद बिल आया, लोकसभा से पास हो गया है, हो सकता है अभी सेशन में राज्यसभा से ही पास हो जाए, तो देश में सभी लड़के लड़कियों की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी बहुत जल्दी। दूसरी मैंने पीआईएल फाइल किया कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन करिए। फिर मैंने एक और पीआईएल फाइल किया कि मेंटेनेंस गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे उसको तो गुजारा भत्ता मिले, दूसरी मुस्लिम से शादी करे उसको गुजारा भत्ता ना मिले। पता चला एक ही बिल्डिंग में 4 लोग रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले को गुजारा भत्ता मिल रहा, सेकंड फ्लोर वाले कुछ और मिल रहा, थर्ड वाले को गुजारा भत्ता मिल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुजारा भत्ता मेंटेनेंस सबको मिलना चाहिए। इसके अलावा बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब बच्चा अगर नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन है, दूसरी शादी कर लो। तो बच्चा न होने के कारण सब महिला पहले ही वो मानसिक दबाव में है, टेंशन में है, और उसके बदले उसका टेंशन खत्म करने की बजाय उसके बगल में सौतन और आके बैठ गई, तो उसका टेंशन तो और बढ़ गया। अब कई बार यह देखा गया, पता चला दूसरी शादी कर ली है और बच्चा नहीं हो रहा था वो हस्बैंड की कमी के कारण, तो पता चला सौतन भी आ गई और बच्चा फिर भी नहीं हुआ, घर का खर्चा भी बढ़ गया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये पॉलीगैमी भी बंद होना चाहिए और बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए। वो पीएल भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर मैंने एक पीएल फाइल किया कि बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, जितना अधिकार पिता को होना चाहिए उतना माता को भी होना चाहिए। फिर एक मैंने पीएल फाइल किया कि वसीयत और विरासत, सक्सेशन और इनहेरिटेंस का इक्वल राइट देश की सभी लड़कियों को होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी मुस्लिम बेटी विरासत और वसीयत का इक्वल राइट नहीं है, उनको लड़के के बराबर नहीं माना जाता, पति के बराबर नहीं माना जाता। पत्नी का राइट पति से 50% होता है। फिर मैंने एक पीएल फाइल किया कि हलाला के खिलाफ मैंने पीएल फाइल किया, मुताह के खिलाफ किया, मिस्यार के खिलाफ किया, माता पिता की देखभाल का अधिकार किया। तो बेसिकली मैंने 5 अलग अलग पीएल फाइल किया था। उसको अगर आप नटसेल में बना दीजिए तो अपने आप में वो कंप्लीट यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नहीं, भारत में हजारों साल पहले से लागू हो चुका था। हमारे देश में माताओं बहनों को कभी भी सेकंड क्लास या थर्ड क्लास नहीं माना गया। हमारे भारत इकलौता ऐसा धर्म है, भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे महिलाओं की पूजा होती है। दुनिया में 1100 रिलीजन है, केवल एक ही रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा होती है। वो किसका है? बाकी किसी रिलीजन में फीमेल गॉडेस की पूजा नहीं होती। आप सोच लीजिए कि क्या सिस्टम है। दुनिया में 6500 भाषाएं हैं। जननी जन्म भूमि स्वर्गादप गरियसी, ये केवल हमारी भाषा में बोला जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, ये केवल हमारी भाषा में बोला जाता है। सर्वपंथ संभाव, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसलिए मेरा ये कहना है, समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है। समान नागरिक संहिता सबके हित में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को कोई फायदा नहीं है, आए या ना आए, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है वो अपने आप में मेल फीमेल, वाइफ हस्बैंड, बेटा बेटी सबको इक्वल ट्रीट करता है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। उसके बाद थोड़ा सा फायदा पारसी बेटियों को होगा, अगर वो नॉन पारसी में शादी करती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। थोड़ा सा फायदा क्रिश्चियन बेटियों को होगा जिनका कूलिंग पीरियड 2 साल है। कूलिंग पीरियड का मतलब कि अगर वाइफ हस्बैंड दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि उनका कूलिंग पीरियड 6 महीने का है। अगर दोनों जाके कहते हैं जी हम अलग होना चाहते हैं तो जज कहेगा 6 महीने तक शांति ठंडे दिमाग से सोचो, दैट इज द कूलिंग पीरियड। लेकिन क्रिश्चियंस में वो कूलिंग पीरियड 2 साल का है, तो जो कूलिंग पीरियड है वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड संवैधानिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज का नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए, एक नारी, ये वाला जो चौपाई है रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। सबसे पहले भगवान राम के पहले तक पॉलीगैमी थी,
उन्होंने उसको बैन किया, बोले नहीं एक पति एक पत्नी का नियम चलेगा। भारत के उसके पहले कोई ऐसा नियम नहीं था कितने बच्चे करने हैं, भगवान श्री राम ने उसको 2 बच्चे पे सिस्टम किया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की संस्कृति है, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा है, क्लियर इसमें डायरेक्शन है। सेंटर भी लागू कर सकता है, स्टेट भी लागू कर सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है जो बीमारी पूरे देश में हो उसका इलाज संसद से होना चाहिए, जो बीमारी किसी एक राज्य में हो उसका इलाज विधानसभा से होना चाहिए। क्योंकि पर्सनल लॉ के कारण पूरे देश में परेशानियां हो रखी हैं, इसलिए इसका इलाज संसद से होना चाहिए। और इसका एक भी तरीका है कि भाई 2-3 राज्य पहले लागू कर लें, उसका इंप्लीमेंटेशन देख लें, फिर वहां की बेस्ट प्रैक्टिस उठा के सेंटर में ले आए। तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका सेंटर में आना चाहिए।